नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो टॉप 500 क्वेश्चन की, जो कि भारत में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उन सब में काम आने वाले वो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हीं को इनमें शामिल किया गया है। और जरूर आप इस क्लास को पूरा देखेगा और हो सकता है इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन भी सामने वापस आ जाए, और अगर वो क्वेश्चन की उसकी क्वेश्चन सेम नहीं आएगा तो फिर उसकी व्याख्या में से जरूर प्रश्न आएगा। आप इन क्वेश्चनों की जो व्याख्या मैं बता रहा हूं उन व्याख्या को जरूर पूरा देखें और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जिससे कि आपका आने वाला कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर ये प्रश्न आए वापस, तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं हो। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा टाइम आपका खराब न करते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, तो आप सभी जरूर देखें। और इसके अंदर आप साथ साथ में जैसे इस क्वेश्चन आए तो उसका कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इस प्रश्न के अलावा अगर मैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं उसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में जरूर ये बताइएगा आपको इस स्लाइड के अंदर सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि कौन से भी अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भारत में किसी भी, तो उसके अंदर अगर पॉलिटी लिख रखा है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन क्वेश्चन की व्याख्या है वो आप जरूर सही ढंग से देखें, क्योंकि व्याख्या में से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं आएगा लेकिन उनकी व्याख्या में से क्वेश्चन आपको सेम डायरेक्टली देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताइए, क्या वो अनुच्छेद 79 है, या अनुच्छेद 80 है, या फिर 81 है, या फिर अनुच्छेद 83 है? तो आपको बताना है कि संसद का गठन का उल्लेख है वो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर ये वर्णन कर रखा है। अब देखिए, भारतीय संसद जो कि अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद नंबर आपके कहां से कहां तक है? 79 से लगाकर 123 तक ये वर्णन मिलता है। और इसी अनुच्छेद 79 के अंदर क्या लिख रखा है? जो संसद का वर्णन है, संसद। और ये संसद किनसे मिलकर बनेगी? तो आपको ध्यान रखना है ये तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। एक तो व्यक्ति हैं जिनका नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, और एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर ही लोकसभा का क्या होने वाला है? गठन होने वाला है। तो ध्यान रखना, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होगा। यह अनुच्छेद नंबर 79 में लिख रखा है। तो फिर ये तो संसद वाला, तो इसमें यह प्रश्न सही हो गया कि संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कर रखा है? तो अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर यह वर्णन कर रखा है। अब देखिए, संसद तो हो गया। अब राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम कुछ डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। हो सकता है वो सवाल राज्यसभा या लोकसभा से पूछे, तो हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए, संसद के दो सदन है, ये सबको पता है, संसद। और इस संसद के कितने सदन है? दो सदन है भाई। एक तो राज्यसभा है और एक लोकसभा है। लोकसभा मैं साथ साथ में बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के अंदर अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 250 सीटें हो सकती भाई, 250, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा के अंदर वर्तमान के अंदर सीटें हैं 245, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, 245 वर्तमान के अंदर सीटें हैं, जिसमें से 233 अब देखिए यहां पर देख लेते हैं। लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सीटें हैं वो कितनी हो सकती हैं? 550। ध्यान रखना, 550 है। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन दो सदस्य एंग्लो इंडियन का अब हट चुके हैं इसका, तो ये ध्यान रखना। अधिकतम सीटें 500, अधिकतम, ठीक है। और अभी वर्तमान के अंदर कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं।
543 सीटें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर अधिकतम 552 हो सकती हैं, लेकिन अब 2 सीटें हट चुके हैं एंग्लो इंडियन वाली। और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 होते हैं इसके अंदर निर्वाचित, ठीक है ना। ये आप ध्यान रख सकते हैं। लोकसभा के अंदर वर्तमान सीटें 543 हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद कौन से में कर रखा है ये भी आप देख सकते हैं। ये 80 नंबर अनुच्छेद है, इसका वर्णन तो राज्यसभा का है, और अनुच्छेद 81 है, वो अनुच्छेद 81 नंबर है, वो वर्णन आपके लोकसभा का कर रखा है। उसके अलावा क्या है, अब एक सबसे ज्यादा प्रश्न एक आता है कि राज्यसभा के सदस्य, मैं आपको बता देता हूं, राज्यसभा का जो सदस्य है तो सबसे ज्यादा बना एक प्रश्न आता है बार बार कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, या फिर राज्यसभा के अंदर क्या कौन सा सदन है। तो मैं आपको बता रहा हूं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसका उच्च सदन भी बोलते हैं इसको, राज्यसभा को द्वितीय सदन भी बोलते हैं और प्रबुद्ध सदन भी बोलता है, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन, प्रबुद्ध सदन, ठीक है। जबकि लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन, ये ध्यान रखना, इनके कुछ नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके अलग अलग नाम है। जैसे ये काफी बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए राज्यसभा और लोकसभा के अंदर अलग अलग सिस्टम है। इनके सदस्यों का, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है जिनके राज्यसभा के सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके अलावा चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके अलावा आनुपातिक, समानुपातिक, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वो अग्रताही विजेता पद्धति के द्वारा होता है। जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो ही इसमें लोकसभा के अंदर जीतने वाला है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा राज्यसभा के अंदर क्या है, जो 12 सदस्य हैं वो राज्यसभा के अंदर मनोनीत राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, तो ये 4 क्षेत्र हैं जो जिसके द्वारा राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं। यहां पर राष्ट्रपति महोदय कला, साहित्य, समाज सेवा, समाज या फिर विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, अब आपको एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें, सबसे ज्यादा सीट तो आप सबको पता होगा, राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है, 31 सीट है, लेकिन वो सीटें कम वाला पूछता है। अब उत्तर भारत का तो लगभग पता होता है, लेकिन वो प्रश्न पूछता है आपके पूर्वी भारत से। पूर्वी भारत के वो राज्य है जिसके अंदर से वो ज्यादातर प्रश्न बार बार आ रहा है। अब पूर्वी भारत के अंदर आपको असम राज्य को छोड़ देना है, असम राज्य को छोड़ देना है। बाकी जितने भी उधर वाले राज्य हैं, सिक्किम भी उसके साथ में, राज्यसभा की सबके अंदर सीटें कितनी है, 1-1 सीट है। ध्यान रखने ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूर्वी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें से आपको सिर्फ असम राज्य को छोड़ना है और सिक्किम भी उसके अंदर ऐड कर देना है। और जितने भी राज्य है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और सिक्किम, इन सब से राज्यसभा की 1-1 सीट है। और उसके अलावा एक गोवा है, गोवा की भी 1 ही सीट है राज्यसभा की, यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार ये प्रश्न आ रहा है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। राज्यसभा के अंदर सीटें और इसके अलावा राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य ये मनोनीत होते हैं ना, ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इन 12 सदस्यों के अंदर 8 सदस्य तो यूटी से ही क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। अब उन 8 में से 4 सदस्य तो जम्मू कश्मीर से ही होते हैं। 8 में से 12 हैं, 12 में से 8 यूटी से हैं और उनमें से 8 सदस्य हैं जो कि यूटी से होते हैं। उनमें से 4 सदस्य तो आपके जम्मू कश्मीर से हैं, 3 सदस्य दिल्ली से हैं, 1 सदस्य आपके पांडिचेरी या पादुचेरी से है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के अंदर टोटल 543 सीटें हैं। अब लोकसभा के अंदर आपको ये याद रखना है कि 1-1 सीट किसकी है। तो लोकसभा के अंदर एक तो नागालैंड आपको याद रखना होगा, एक आपको नागालैंड के बाद में उसके बाद में मणिपुर नहीं, मिजोरम याद रखना होगा। एक नागालैंड, एक मिजोरम, ये 2 आपको याद होना चाहिए और एक सिक्किम याद होना चाहिए। ये 3 ऐसे हैं जहां पर लोकसभा की सीटें भी 1-1 हैं, जबकि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहां पर लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं। यह प्रश्न क्योंकि बार बार आ रहा है, ये तो समझा दिया, लेकिन यह प्रश्न कई बार आ रहा है।
इसका मतलब ये प्रश्न आपको सही ढंग से समझना होगा। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा ये सदस्य है भाई, ठीक है ना, सीटें हैं वहां पर, ठीक है। अब देखिए, एक तो राज्यसभा की सीटें कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और कौन सा है, मणिपुर, मणिपुर, और कौन सा है, मिजोरम है, और कौन सा है, गोवा है, और कौन सा है, सिक्किम है, और कौन सा है, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा है, मेघालय है, इन मेघालय है, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा। इन 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य के अंदर राज्यसभा की एक सीट है, ये ध्यान रख लेना, और एक सीट है। लेकिन अब देखिए, लोकसभा के अंदर एक तो नागालैंड, नागालैंड, और एक है आपके मिजोरम, एक है आपका सिक्किम। इनके अंदर तो लोकसभा की सीट भी एक ही है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, एक तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एक है आपके कौन सा, नागालैंड के बाद में मणिपुर, एक है आपके त्रिपुरा, एक है आपके मेघालय, एक है आपके गोवा, और एक है आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, गोवा हो गया। इनके अंदर आपके सीटें हैं 2, ये ध्यान रखना लोकसभा के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इनकी सीटें कितनी कितनी। अब देखिए, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दोनों जगह बराबर है, एक एक सीट है। मुझे पता है यहां पर सब कुछ आपके ऊपर से नहीं जा रहा ना भाई, एक बार वापस से बता देता हूं। लोकसभा, सबसे पहले संसद है, संसद जिसका वर्णन 79 अनुच्छेद के अंदर कर रखा है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है। और अगला अनुच्छेद था आपने अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन कर रखा है, और राज्यसभा का सदस्य है, और राज्यसभा के जितने अधिकतम सदस्य हैं 250 हो सकते हैं, और वर्तमान में 245 हैं, 233 जो कि राज्यों द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, 12 सदस्य। राष्ट्रपति महोदय यहां पर क्या करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से निर्वाचित मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। जो यहां पर इन सदस्यों का, ये राज्यसभा है ना, इनके अंदर जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उसमें अंदर राज्यसभा के सदस्य एवं विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, उसके अलावा अनुपातिक, समानुपातिक, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से ही इनका चुनाव होता है, ध्यान रखना। और इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता डायरेक्टली हिस्सा लेती है, जबकि इनका अप्रत्यक्ष होता है, इनका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। इसमें अग्रता ही विजेता है, और इसके अंदर वो कोटा निकला जाता है, जिस तरीके से ना अनुपातिक प्रणाली के अंदर तो कोटा से ही इनका होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राज्यसभा और लोकसभा की, एक ये भी ध्यान रखना, इनकी अलग अलग योग्यता है। इसको योग्यता, जो राज्यसभा के सदस्य की योग्यता है वो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। इनका कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। इनमें उम्र 25 वर्ष है लोकसभा के अंदर सदस्य की, जबकि राज्यसभा को अंदर एक स्थायी सदन है, राज्यसभा के अंदर स्थायी सदन है, और उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, और प्रबुद्ध सदन है। क्योंकि यहां पर सब जितने भी लोग हैं वो सब बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े ज्यादा उम्र वाले लोग यहां पर मनोनीत होते हैं या फिर यहां पर निर्वाचित होकर आते हैं। जबकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है और सबसे निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है, और ये कभी भी भंग सदन, ये भंग हो सकता है भाई, ठीक है ना। अस्थायी सदन है, ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ठीक है ना। ये थी इनकी जानकारी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल जो बार बार आता है, और वो है राज्यसभा का जो क्या होता है, प्रधान सभापति होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति महोदय होता है, और ये संविधान के अनुच्छेद 64 में लिख रखा है। तो ये आप बात को पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक अनुच्छेद अभी वर्तमान के अंदर जगदीप धनखड़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए अपना पद का त्याग पत्र दिया है, तो ध्यान रखना, अगर वो तो त्याग पत्र दिया है, अगर उनको हटाना हो तो हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा के अंदर स्टार्ट होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले बिल यहां पर आता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए राज्यसभा के बारे में, और ये लोकसभा। और एक इंपॉर्टेंट बात एक और है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो फिर इसमें होता क्या होगा, तो इसमें यह बात है कि इसमें
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य, जितने सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होते रहते हैं और लगातार उसकी जगह नए आते रहते हैं। तो ये ध्यान रखने ना। तो ये थे इनके बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। 81 में तो आपके लोकसभा आ गया और इसके अंदर इनका परिसीमन है आपके अनुच्छेद नंबर 83 में। अनुच्छेद नंबर 84 के अंदर आपके लिख रखा है इनका कार्यकाल, जो कि मैंने बता दिया अलग अलग। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, बार बार ये रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सही इसकी व्याख्या देखिएगा। भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधान, अब इसका तो एक है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये किस देश से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से देश से ली गई है। ये ब्रिटेन से ली गई है भैया, ये ब्रिटेन से ली गई है। तो एक में बी ऑप्शन कौन सा है? इसमें बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, और इसमें ए आ रहा है, इसमें सी आ रहा है। इसका मतलब ये दो तो पहले से ही कट गए। अगला देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये किस देश से ली गई है? तो ये सबको पता होगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यानी कि दूसरे में सी ऑप्शन आना चाहिए। दूसरे में यहां पर भी थे, यहां पर भी सी। अब देखिए, स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत, ये कौन से संविधान से ली गई है? तो ध्यान रखना, ये ली गई है आपने कहां से? फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से बंधुत्व की भावना वगैरह आपको पढ़ना होगा, है ना। स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता की भावना कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। और यहां पर डी आ गया, इसका मतलब ये गलत और ये सही। और अगला था अवशेष शक्तियां, जो कि कनाडा देश से ली गई है, ये एकदम सही है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में ये जानकारी है। अब देखिए कुछ हम और जान लेते हैं, यहां पर लिख रखा है, लेकिन अब देखिए हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश के अंदर क्या क्या ले रखा है? तो सबसे पहले तो एक तो बात हमारी, सबसे पहले विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक हमने ली है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था ये कहां से ली है? ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। और क्या लिया है? इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता जो प्रक्रिया है वो हमने यहीं से ली है भैया, नागरिकता, इकहरी नागरिकता। और क्या लिया यहां पर? और क्या लिया कोई बता सकता है यहां पर? और क्या लिया कोई बता सकता है? या फिर अब अगला देश तक लिखते हैं। ब्रिटेन से तो हमने एक तो संसदीय शासन व्यवस्था, जो आज भारत के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। इकहरी नागरिकता है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। और उसके अलावा अमेरिका के संविधान से, एक तो अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन ले लिया है। अमेरिका के संविधान से एक तो न्यायिक पुनरावलोकन ले लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक हमने लिया था क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अलावा भी यहां से कुछ लिया है। तो हाँ जी, प्रस्तावना की जो भावना है, प्रस्तावना की जो सर्वाधिक शब्द है वो भी यहीं से लिए हैं। और भी क्या? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी हमने यहीं से लिए हैं। ध्यान रखना, यहीं से लिए हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है ना। तो ये चीजें, और इसके अलावा क्या लिया? तो वही अपना जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाते हैं ना, महाभियोग की प्रक्रिया, जिसे राष्ट्रपति पर या फिर अपने सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो ये प्रक्रिया भी हमने यहां से ली है, महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से क्या लिया है? आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो नीति निर्देशक तत्व लिए है भाई, नीति निर्देशक तत्व लिए, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर 36 से लगाकर 51 तक इनका वर्णन है, ये लिए गए हैं। ठीक है ना। उसके अलावा हमने कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, ये हमने कहां से लिए? संघात्मक शासन व्यवस्था लिए हैं। उसके अलावा अवशेष शक्तियां ली हैं, अवशेष शक्तियां ली है। अवशेष शक्तियां क्या मतलब है? जो भी भाई 3 अनुसूचियां दे रखी हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, इसके अलावा जितने भी विषय होगा वो अवशेष शक्तियां के अंदर आएगा। और उस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसका होगा? संघ सरकार का होगा। उसके अलावा आपने सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? तो हमने लिया है मूल कर्तव्य लिया है। ठीक है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने यहां से लिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये हमको पता है, तो आप बता दीजिएगा जर्मनी से क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने लिया है आपात उपबंध। जर्मनी से हमने लिया है आपात उपबंध।
आपात उपबंध, आपात उपबंध, जो 3 आपात उपबंध है वो हमने यहीं से लिया है। तो देखिए कनाडा से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, सोवियत संघ से लिया है, उसके अलावा फ्रांस से हमने लिया है। तो और उसके अलावा जो अपना देश है ना, एक ऑस्ट्रेलिया, वहां से भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने वाणिज्य और व्यापार का जो स्वतंत्रता है, वाणिज्य और व्यापार करने की जो स्वतंत्रता वहां से लिए हैं, समवर्ती सूची के वहां से लिए हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, ये काफी कुछ भी महत्वपूर्ण थे, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं और आप देख लीजिएगा, एकदम आप सबको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है भाई, और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, और तो आपको इसकी व्याख्या यहीं पर सही ढंग से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, मणिपुर में क्या, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार, या फिर पंजाब। तो वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया? मणिपुर है। मणिपुर के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आपातकाल, ये जो आपातकाल लगाया ना, तो सबसे ज्यादा अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है अब तक, ठीक है, अधिक बार लगाए। और अब इस प्रश्न का देखिए, अनुच्छेद जो 356 है, अनुच्छेद 356 ये कब लगाया जाता है? ये उस समय लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। राज्य का संवैधानिक तंत्र, यानी कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। विफल का मतलब है जो कि संविधान के अंदर जो संविधान के अंदर जो नियम कानून कायदे हैं, उस अनुसार अगर राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था न चले, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, वहां पर राज्य का 356 लगा दिया जाता है। सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का आ जाता है। राष्ट्रपति के माध्यम से जब राज्यपाल पर कंट्रोल पूरा का पूरा केंद्र सरकार का हो जाता है, जब राज्यपाल महोदय राज्य की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को दे देते हैं कि भाई यहां पर सरकार चलाना अब मुश्किल है, अब यहां पर सरकार नहीं चल सकती, तो उसकी जानकारी जब राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दी जाती है, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सहमति से ही यहां पर लगा दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, 356 लगा दिया जाता है। और ध्यान रखना, 356 लगाने के बाद में 2 महीने के अंदर संसद को इनको दोनों सदनों की सहमति से इन बिल पास करना होगा कि भाई ये सही है। और अब बताते हैं आपको, इसको 6 महीने के बार बढ़ाना पड़ता है। अधिकतम 30 वर्ष तक ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ संशोधन कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1978 के अंदर किया गया। और इसके अंदर एक प्रावधान कर दिया गया कि अब अगर 6 माह से अधिक और या फिर 1 वर्ष से अगर अधिक 356 को अगर बढ़ाना है, तो फिर 2 स्थिति बननी चाहिए। एक तो देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, या फिर जिस राज्य के अंदर आप लागू कर रहे हो उस राज्य के अंदर या फिर उस राज्य क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ होना चाहिए, या फिर वहां का भारतीय निर्वाचन आयोग ये कह दे कि अब स्थिति ऐसी है कि वहां पर चुनाव अभी नहीं कराए जा सकते। तो ये 2 स्थितियों के अंदर ही मतलब अब ज्यादा टाइम बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो फिर एक बार में 6 माह और अधिकतम कितना 1 वर्ष। पहले ये 3 वर्ष था, 6 महीने से ये बढ़ाना पड़ता था। अगर लोकसभा जैसे इसके 6 माह पूरी होने वाली है और हो सकता है लोकसभा एकदम क्या हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया, ये लोकसभा भंग हो गई, या फिर नई लोकसभा गठन हो गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर नई लोकसभा का गठन हो गया तो फिर अगले 30 दिन तक उनको ये फिर आगे बढ़ाना होगा। ये दोनों सदनों के द्वारा अगली जो नई लोकसभा आएगी उसके अंदर इसको पास करवाना होगा। यह है इसकी प्रक्रिया। 356 ध्यान रखना। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तो वो भी ध्यान रखना। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी लगा नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। जो ये 356 है इसका बहुत बार प्रयोग हो चुका है, 125-26 प्लस बार इसका अब तक प्रयोग हो चुका है। लेकिन आप अब ध्यान रखना, जो पहली बार लगा था 356 वो पेप्सू राज्य यानी कि पंजाब के अंदर ये पहली बार लगाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, पेप्सू राज्य के अंदर। ठीक है, ये यहां तक जानकारी है। अच्छा चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखिए, राष्ट्रीय
मानव अधिकार आयोग का गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? क्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991 है, या फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 है, या फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है, या फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 का है? तो कौन सा है? 1993 का है भाई। 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है। इसी अधिनियम के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को भारत में क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह एक बहुसदस्यीय दल है, बहुसदस्यीय है भाई, बहुसदस्यीय है। इसका मतलब एक अध्यक्ष के अलावा और भी सदस्य है, ठीक है ना, बहुसदस्यीय है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है? भारत के अंदर जब भी कभी मानवाधिकारों का हनन की बात आएगी तब फिर ये राष्ट्रीय मानवाधिकार उसके खिलाफ आवाज उठाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कौन सा अधिनियम? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये आपको पता होना चाहिए। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की जाती है। ये एक बहुसदस्यीय है। अब देखिए अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रश्न है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 3 तो है और 1 नहीं है। क्या केंद्र में इसने द्वैध शासन स्थापित किया था? क्या एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात इसने कही थी, या फिर प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित की थी, या फिर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो कौन सी बात है जो कि 1935 के अधिनियम की नहीं है? तो क्या केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की थी? हां, ये एक बात एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही लागू किया गया था। क्योंकि 1919 के अधिनियम था, उसके द्वारा कहा हुआ था प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू हुआ था, ठीक है ना, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 1935 के द्वारा केंद्र के अंदर द्वैध शासन लागू हुआ। एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही, यह भी ये बात एकदम सही है। प्रांतों में स्वायत्तता, यह भी बात एकदम सही है। 1935 के द्वारा ही प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। और फिर है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, जबकि यह गलत है, क्योंकि यह 1935 न होकर 1919 में प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई। यह है इस प्रश्न का आंसर। लगभग आपको बता दें 321 इसके अंदर धाराएं थी। किसके अंदर? धाराएं 300। ये 1935 के अधिनियम के अंदर लगभग 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। कितने? 10 अनुसूचियां थी। और जो आज आपका देख रहे हैं ना, भारत का संविधान, भारतीय संविधान के अंदर इसी का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इन्हीं में से सबसे ज्यादा स्रोत या फिर इसका बोल सकते हो आप अनुच्छेद को डायरेक्टली उठा के अपने संविधान के अंदर शामिल किया गया है। काफी कुछ यही 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही बातें ली गई है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये प्रश्न परसों बताया था, लेकिन ये बार बार हर एग्जाम में आ रहा है। अब देखिए, किस संविधान के संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा मंत्री परिषद की संख्या वो सीमित कर दी गई है? मतलब 15% संख्या अब ज्यादा नहीं हो सकती है। क्या वो 13वां संविधान संशोधन है, या फिर 89वां संविधान संशोधन है, या फिर 91वां संविधान संशोधन है, या फिर 91वां संविधान संशोधन 2002? तो इस प्रश्न का तो आंसर 91वां संविधान संशोधन एकदम सही है, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 को होता है। तो इसका प्रश्न का आंसर 3 है। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 के द्वारा मंत्री परिषद, चाहे राज्य हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, दोनों जगह पर 15% से ज्यादा मंत्री अब नहीं बन सकते हैं। इसके अंदर प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद है, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद है। ध्यान रखना, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यह प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और यह प्रश्न भी ये तो अभी आया था, देखिए ऊपर बता दिया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ये तो अभी बताया था भाई, केंद्र में द्वैध शासन, ये वाला भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जबकि 1919 वाले में प्रांतों के अंदर क्या की गई थी? द्वैध शासन की स्थापना। यह आपको पता होना चाहिए। और 1919 वाला ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था भाई, एक और ध्यान रख लेना, 1919 वाले को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है, जबकि 1909 वाले को क्या बोला जाता है, मार्लो मिंटो, है ना, मार्लो मिंटो अधिनियम, है ना, मिंटो अधिनियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, निम्नलिखित में से, ये तो हो गए ना, ये वाला ना, हाँ ये वाला, हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अब देखिए, राज्यों का वो कौन सा समूह है जिसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि भारत का वो कौन से राज्य हैं जहां पर दो सदनीय व्यवस्था है, राज्यों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब मैंने कल ही तो बताए थे, आपको याद करने के लिए सबसे पहले तो दक्षिण भारत से याद करना आपको आसान रहेगा। दक्षिण भारत के 3 राज्य हैं, कौन कौन से, एक तो कर्नाटक है और एक आंध्र प्रदेश है और एक है आपके आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। और 3 राज्य उत्तर भारत के हैं, एक तो है महाराष्ट्र और एक है बिहार और एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यही वो 6 राज्य हैं जहां पर वर्तमान में क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर राजस्थान आ गया, गलत हो गया, यहां पर उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, यही ऑप्शन एकदम सही है, यहां पर गोवा आ गया, गलत हो गया, यहां पर तमिलनाडु आ गया, गलत हो गया, यहां पर राजस्थान आ गया, इसलिए गलत हो गया क्योंकि तमिलनाडु में भी पहले थे, अब नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी पहले थे, 31 अक्टूबर 2019 के बाद में वहां से जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो वहां से भी द्विसदनात्मक व्यवस्था हट चुकी है, अब वहां पर नहीं है। तो ये है चीजें, तो ध्यान रखना ना, भारत के 6 राज्यों के अंदर, वर्तमान के अंदर 6 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। दक्षिण भारत के आप तीनों याद रख सकते हैं एक साथ में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, फिर ऊपर वाले महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इसलिए इसी हिसाब से आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप भूलने का चांस बहुत ज्यादा रहता भाई। चलिए अगला प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है और इस प्रश्न को याद कर लेना, और यह प्रश्न कई बार रिपीट भी हो चुका है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा, क्या भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करेगा या फिर भारत के प्रधानमंत्री को करेगा या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को करेगा या फिर लोकसभा के उपसभापति को करेगा। इस प्रश्न का सही आंसर तो लोकसभा का उपसभापति को ही यह अपना त्याग पत्र देगा। किसको देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही क्या देने वाला है, वो अपना त्याग पत्र देने वाला है। अब देखिए, भारत के अंदर जो संसद के अंदर संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक बुलाई जाती है उनको आहूत राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रख लेना, संयुक्त बैठक जो बुलाना है, जो संयुक्त बैठक को बुलाई जाती है, वो संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को। यह ध्यान होना चाहिए भाई। चलते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यह किसका कथन है, आपको बताना है। क्या यह प्रोफेसर केसी वैयर का है या मॉरिस जॉन्स का है या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर साहब का है या फिर के.एम. मुंशी जी का है। तो यह कथन आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यह बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कही थी, तो यह ध्यान रखना। इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लगातार ये सीरीज हमारी जारी है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। आप जरूर से देखिएगा, इन पूरे क्वेश्चनों को देखिएगा, इनकी व्याख्या को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें सबसे बेस्ट लगा, जो सबसे ज्यादा आने की पूरी संभावना बनी होती हो। मेरे हिसाब से तो इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आ नहीं सकता। हालांकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो
ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। कल हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मिलते हैं, ऐसे ही दमदार क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि इंडियन पॉलिटी आपके एकदम क्लियर हो जाए। जरूर से आप मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।